नमस्कार जी, क्या हाल चाल? बढ़िया है दोस्तों। हर्षित सर की क्लास में वापस से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम दोस्तों जो इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने पत्तियों के बारे में थोड़ी सी बात करनी स्टार्ट कर दी है। हम लोगों ने जैसा कि देखा कि जो पर्ण होती है वो कितनी विशिष्ट संरचना होती है। सबसे पहली बात तो आप सब लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो पत्तियाँ हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम करने का मतलब वर्क करती हैं, जिनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों मजाक की बात नहीं है कि सूरज के प्रकाश में पढ़नित की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करना ये कोई हंसी मजाक नहीं है, मगर ये एक ऐसी चीज़ है जो केवल एक ही चीज़ कर सकती है पादप के अंदर, वो है पादप की पत्तियाँ। अब जो पादप की पत्तियाँ हैं अगर वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती हैं तो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ कह सकते हैं कि पादप की पत्तियाँ पादप के लिए बहुत ही विशिष्ट है। और अगर वो पादप के लिए इतनी विशिष्ट है तो उसकी संरचना भी बहुत ही विशिष्ट होगी। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ की आंतरिक संरचना अलग होती है मगर बाहरी संरचना अलग होती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने जैसे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप देखे हैं तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादपों की जो पत्तियां हैं वो अलग अलग हैं। आप लोगों ने देखा कि एक बीजपत्री पादप जो होती है उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर समांतर क्रम में आपको धारियाँ मिलती है, जबकि द्विबीजपत्री में फैले क्रम में आपको पत्ती जो होती है उसकी धारियाँ मिलती है। बाहर से तो आप संरचना में ये चीज़ विशेषता बता सकते हो। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम पत्तियों की संरचना के बारे में बात करें तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, और सबसे बड़ी बात जो पादप में जो पत्तियां हैं वो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की मिल सकती हैं। तो जब हम इस तरीके की संरचना की बात करते हैं जो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की मिल सकती हैं तो हम ये चीज़ ज़रूर जानते हैं कि पादप के अंदर ये सभी पत्तियाँ जो हैं ये अपने कार्य के हिसाब से बहुत ही विशिष्ट होगी। विशिष्टता की बात तो भैया हम कर ही लेंगे जब हम उनकी संरचना बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग जानते हैं पत्तियों के बारे में जनरल बातें, कुछ जनरल बातें। टॉपिक हमने जो मेंशन किया है वो क्या है? वो है पत्तियां। लीफ। सबसे पहली तो बात आप ये चीज जानते हो कि जो पत्तियां होती हैं वो पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। पहली बात तो ये तो वैसे इसके कार्य में नहीं है मगर फिर भी आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। बात सही है दोस्तों। पत्तियां अगर देखा जाए तो पर्व संधि से उत्पन्न होती है। तो दूसरा पॉइंट, पर्व संधि से उत्पन्न चौड़ी संरचना जो होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पत्ती बोलते हैं। अभी एक वर्ड आया कि पर्व संधि से उत्पन्न जो चौड़ी संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं? हम पर्ण बोलते हैं। सबसे पहली बात अगर हम देखें तो दोस्तों एक संरचना हम लोग पत्तियों की नॉर्मल संरचना बना सकते हैं। और कैसे बनेगी वो देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि जो पत्ती होती है वो पीछे की तरफ एक आधारी भाग से जुड़ी हुई होती है। मान लीजिए ये वो आधारी भाग है और इससे इस तरीके से ऐसे एक संरचना निकली हुई है। बात सही है? पहले मेरे साथ प्लीज़ एक बार डायग्राम देखिएगा फिर आप लोग ड्रॉ करेंगे। दोस्तों अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो हम जरा पत्तियों की संरचना यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे, और अंदर की तरफ इस प्रकार की संरचना हो जाएगी। उसके बाद कुछ ऐसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों पत्ती में अगर हम इसकी बात करें मध्य में जो आपको दिख रहा है तो इसे हम बोलते हैं मध्यशिरा। या दोस्तों इसको मुख्य शिरा भी बोला जाता है। इससे जो आपको ये निकल रही है इन्हें हम बोलते हैं शिराएं। और जो बहुत सारी निकल रही है
इसे हम बोलते हैं शिरीकाएं। पत्तियों में आपने तीनों संरचना देखी होगी और दोस्तों इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं शिराविन्यास। सो यहाँ से यहाँ तक इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? शिराविन्यास। दोस्तों पत्तियां जिस आधारी भाग से जुड़ी हुई होती है उसे हम बोलते हैं पर्णाधार। तो ये जो संरचना आपको दिखेगी यहाँ पे इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पर्णाधार। इंग्लिश में बोला जाता है साथियों लीफ बेस, और एक और नाम है इसका जिसे हम बोलते हैं हाइपोपोडियम। यहां पे दोस्तों ये जो बीच वाला जो आपको भाग दिख रहा है इसे हम बोलते हैं पर्णवृंत। दूसरा नाम है पिटियोल। और दोस्तों एक नाम और याद रखिएगा जो नाम है मीजोपोडियम। तो एक नाम मैं और लिख रहा हूं यहाँ पे, इसका नाम, और इसका नाम क्या है? मीजोपोडियम। तो कहो तो यही लिख देता हूं। दोस्तों पर्णवृंत के बिल्कुल यहाँ पे कुछ पत्तियों के समान ही संरचना पाई जाती है इस प्रकार से, जिन्हें हम बोलते हैं अणुपर्ण। ठीक है, यहां पे ये जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं शीर्ष। दोस्तों ये जो भाग है ये, इसे हम बोलते हैं किनारे, या फिर बोला जाता है कॉर्नर। दोस्तों अगर आपने बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो ये जितना भी भाग है ये आपको ग्रीन कलर का दिखता है, हरे कलर का। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बात सही है? इस पूरी की पूरी चीज़ को, मतलब जो हरा भाग आपको दिखेगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, इसे हम बोलेंगे पर्णफलक। या इसका एक नाम और होता है जिसे हम बोलते हैं एपिपोडियम। ठीक है, और दोस्तों इंग्लिश में एक और नाम बोलते हैं इसको लीफ लैमिना। तो ये एक संरचना है दोस्तों जो आप लोग बनाते हो किसी भी पर्ण के बारे में, कुछ ऐसी संरचना हम लोग एक पत्ती की बना लेते हैं। बताइएगा यहाँ तक कोई भी दिक्कत? 100% बात क्लियर है? मैंने अभी तक आपको जो भी बात बोली वो मैं बात एक बार आपको वापस से बोल देता हूँ। दोस्तों हम लोग जिस डायग्राम के बारे में और जिस चीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं उसका नाम है पत्ती, पर्ण। पर्ण सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पादप के अंदर। दोस्तों पादप के अंदर अगर पर्ण की बात की जाए तो जो तना है उससे ही पर्ण का विकास होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो पत्तियां हैं उस पत्तियों में बहुत सारे विशिष्ट भाग पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला भाग जहाँ से जो पर्ण है वो निकलती है, यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्ण संधि से जो पर्ण निकलती है उस भाग को हम बोलते हैं पर्णाधार, आधारी भाग। एक ऐसा भाग जिसे क्या बोला जाता है? हाइपोपोडियम। दोस्तों हाइपोपोडियम, मीजोपोडियम और एपिपोडियम, ये तीनों नाम आपके लिए याद करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये तीनों नाम आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, हाइपोपोडियम, एपिपोडियम और मीजोपोडियम। बात सही है? ठीक है, आगे चलते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, जो पत्ती जहाँ से निकलती है एक डंठल के समान संरचना आपने देखी होगी, उस डंठल के समान संरचना को हम क्या बोलते हैं? पर्णवृंत या फिर पिटियोल। बात सही है? या फिर इसका एक नाम और है जिसका नाम क्या है? मीजोपोडियम। गॉट दिस? अब इसके ऊपर आपको एक हरा कलर का भाग दिखेगा। जो हरा कलर का भाग आपको दिखेगा वो क्या है दोस्तों? वो है पर्णफलक यानी कि एपिपोडियम। वो भाग जिसको हम लैमिनारी बोलते हैं, लीफ लैमिना। एक ऐसी जगह जो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए विशिष्ट हो, जो हरे रंग की हो, जो सूरज का प्रकाश ग्रहण करती हो, वो चीज़ क्या हो गई? पर्णफलक। गॉट दिस? अगली चीज़ दोस्तों यहाँ पे किनारे में अगर देखोगे तो ये वाला भाग को हम बोलते हैं किनारे, और आगे की तरफ पाया जाता है शीर्ष भाग। शीर्ष मतलब बिल्कुल टिप,
बिल्कुल टिप, तो शीर्ष भाग हो गया ये वाला। अगली चीज़, यहाँ पर बीच में एक मध्य शिरा पाई जाती है, एक मुख्य शिरा। मुख्य शिरा का मतलब भाई पत्तियों से जो भी चीज़ है वो आगे लेके भी जाया जाएगा और पत्तियों तक जल को लेके भी आया जाएगा। तो इसके लिए भैया कोई ना कोई कनेक्टिविटी तो चाहिए। तो एक बड़ी पाइपलाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्य शिरा, या फिर हम बोलते हैं मुख्य शिरा। बात सही है। इन मध्य शिरा और मुख्य शिरा से बहुत सारी शिराएं और उनसे बहुत सारी शिरिकाएं निकली होती हैं, और इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं, शिरा विन्यास। यहाँ तक किसी को भी कोई भी दिक्कत है? 100% डाउट वाली बात तो नहीं है? श्योर कर दें इसको, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसके आगे बात करते हैं तो हम एक बात और बोल सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं इनमें जो संरचनात्मक भाग है वो 3 प्रकार के होंगे। अब जैसे जैसे मैंने आपको बोला है उन्हीं संरचनात्मक भागों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। संरचनात्मक भाग। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों, पहले संरचनात्मक भाग की मैं बात करूं अगर आपसे, तो मैं कौन सा कर सकता हूं, पर्णाधार। यानी कि अब हम पहले के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है पर्णाधार। सबसे आधारी भाग होता है, आप देख सकते हैं ये क्या है, सबसे आधारी भाग है, ठीक है। सो पहला पॉइंट ए, आधारी भाग। दोस्तों, कई बार यही आधारी भाग आपको कुछ फूला हुआ दिखाई देता है, और फूला हुआ आपको दिखा है लेग्यूमिनेसी, मतलब मटर जो पादप होते हैं ना उसके अंदर। तो एक पॉइंट और लिख रहा हूं आधारी भाग कुछ पादपों में फूला हुआ होता है। और दोस्तों, नाम अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा लैग्यूम। लैग्यूम जो कुल के पादप होंगे ना उनमें, और लैग्यूम कुल के सबसे अच्छे पादप जिसका एग्जाम्पल आप याद भी रख सकते हो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है मटर। बात सही है दोस्तों। कई बार आप लोग एक बात और कर सकते हो कि आच्छद रूपी पर्णाधार भी हो सकता है। अब आप कहोगे सर ये आच्छद रूपी पर्णाधार क्या चीज़ है? दोस्तों, कई बार तने का कुछ भाग जो पत्ती होती है ना वो छिपाए हुए रखती है, कहती है भैया दिखाऊंगी नहीं मैं किसी को, इसको तो छिपाऊंगी। अब आप कहेंगे सर ये संरचना कैसी होगी? देखो डायग्राम के थ्रू अपन क्लियर करेंगे। देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो दोस्तों ये है पत्ती, और पत्ती ने देखो तने का कुछ भाग क्या कर लिया, छुपा लिया। बात सही है। देखो पत्ती पहले ऐसे आई फिर ऐसे गई, इसका मतलब तने का कुछ भाग क्या कर रही है, ये छुपा रही है। तो आप यहां पे लिख सकते हो तने का कुछ भाग पत्ती द्वारा छिपा हुआ रहता है। जैसे मक्का में, बाजरा में, जौ में, इन सब में, गेहूं में। दोस्तों उदाहरण करना, गेहूं तो मत करना, इसका उदाहरण करना ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ। एक और चीज भी कर सकते हो आप जिसका नाम है गन्ना, शुगर केन, गन्ना। तो दोस्तों यहां तक हम लोगों ने पहली चीज क्लियर की जिसका नाम है पर्णाधार। पर्णाधार का मतलब है पर्ण का आधार। और अगर हम पर्ण के आधार के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं पर्ण का आधार केवल पत्तियों के यहाँ पे पाया जाएगा। देखो ये रहा, ये जो पर्णाधार होता है ये कई बार फूला हुआ भी हो सकता है,
जैसे लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में आपको दिख रहा है कि ये फूला हुआ है, मटर में ये लगभग कुछ कुछ स्थितियों में फूला हुआ भी मिलता है। गॉट दिस? अच्छे से क्लियर है ये बात? कोई भी डाउट कैसी भी नहीं है? बहुत ही आराम से चलना, मगर अच्छे से डायग्राम के साथ साथ चीज़ों को समझते रहना, ठीक है? सो बहुत ही आराम से, आराम से चलते रहेंगे और डायग्राम को देखते रहेंगे तो ये सब चीज़ें क्लियर रहेगी। गॉट दिस? मैं डायग्राम को रब नहीं करूँगा, केवल उसको ही रब कर दूंगा, क्योंकि डायग्राम में आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो वापस से, ठीक है? नोट करिएगा प्लीज़ यहाँ तक। जी दोस्तों, तो पहली संरचना बिल्कुल क्लियर है अच्छे से। हम लोगों ने अभी तक ये बात पढ़ ली कि आखिर जो पर्णाधार होता है वो कैसे होता है, क्या क्या रूपांतरण है पर्णाधार के, वो कब फूला हुआ मिलेगा, सब कुछ देख लिया। अब पर्णाधार से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दोस्तों, हमको यहाँ पे एक पत्तियों की समान संरचना मिलती है जिसे हम बोलते हैं अनुपर्ण। क्या बोलते हैं? अनुपर्ण। आप अगर डायग्राम में मेरे हिसाब से देख रहे हो तो देखो, पत्तियों में यहाँ पे एक छोटी, मतलब पर्णाधार के पास में एक छोटी पत्ती के समान जो संरचना होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनुपर्ण। ऐसी पत्तियां जिसके अंदर अनुपर्ण पाया जाता है उन्हें हम अनुपर्णी पत्तियां भी बोलते हैं। तो दोस्तों, दूसरे टॉपिक के बारे में अपन बात करते हैं। बी, नाम क्या है? अनुपर्ण। तो मैं लिख सकता हूं पर्णाधार के पास पाई जाने वाली पत्ती के समान संरचना, ठीक है? तो पर्णाधार के पास पत्ती के समान पाई जाने वाली क्या है? संरचना। दोस्तों, जिन पादपों के अंदर अनुपर्ण पाए जाएंगे उन्हें हम बोलेंगे अनुपर्णी पत्ती, ठीक है? तो अगर अनुपर्ण उपस्थित है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनुपर्णी पत्ती। उदाहरण दोस्तों, गुड़हल और मटर। तो दो उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल, एक तो गुड़हल और मटर। दोस्तों, मटर का वैज्ञानिक नाम आप प्लीज़ याद रखिएगा, साधारण मटर का, जिसका नाम है पाइसम सेटाइवम। एक मीठी मटर और होती है जिसका नाम होता है लेथाइरस ओडोरेटस। सो दो टाइप की मटर होती है जिनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब दोस्तों, अगर हम आगे वाले टॉपिक की बात करें तो हम अनुपर्ण का रूपांतरण देख सकते हैं कि अनुपर्ण आखिर कितने प्रकार में रूपांतरण होता है। पहला, फर्स्ट दोस्तों, होता है अनुपर्ण पर्ण, यानी कि ऐसी पत्ती या ऐसा अनुपर्ण जो फूल के पूरी पत्ती के समान ही संरचना बना लेगा, उसे हम बोलेंगे अनुपर्ण पर्ण। तो पहली चीज दोस्तों, इसका नाम है अनुपर्ण पर्ण। और मैंने क्या बताया कि बड़ा होकर बिल्कुल पत्ती के समान संरचना बन जाएगी, तो इसमें अनुपर्ण बड़ी होकर पत्ती के समान संरचना बना लेती है। बात सही है दोस्तों? एग्जाम्पल याद रखिएगा इसका। एग्जाम्पल है इसका मटर, तो ये इसका उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है अनुपर्ण प्रतान। तो दूसरे पार्ट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? अनुपर्ण प्रतान। इसका मतलब प्रतान के रूप में। अब देखो, प्रतान क्या चीज होती है, डायग्राम के हिसाब से अपन बताते हैं। देखो, अगर आप ऐसे बनाते हैं तो संरचना कुछ कुछ इस तरीके की स्प्रिंग के समान जो संरचना है वो बन जाती है। उदाहरण है इसका स्माइलेक्स, ठीक है, SMILEX, ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरे का क्या नाम है? अनुपर्ण प्रतान।
और दोस्तों तीसरा जो है वो है अनुपर्ण कांटे। नाम से पता लग रहा है भैया, कांटे के समान संरचना बना दोगे, यानी कि अगर आपने ऐसे बना लिया तो दोस्तों जो पत्तियां हैं वो कांटे के समान हो जाएगी, और कांटे तो भैया नुकीले होते हैं ऐसे। जैसे दोस्तों बबूल, जिसे हम कीकर भी बोलते हैं, तो उदाहरण क्या है इसका, बबूल, कीकर बोल सकते हैं आप इसको, कीकर। बात सही है। सो दोस्तों यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमने दूसरे टाइप के टॉपिक के बारे में बात की है। अभी तक के टॉपिक में हम लोग ये चीज़ देख रहे हैं कि आखिर जो पत्तियां हैं उनका रूपांतरण किस तरीके से हो सकता है। अगर हम पत्तियों के रूपांतरण की बात करें तो पत्तियों का जो रूपांतरण है वो अलग अलग प्रकार के पौधों में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने बात की थी पत्तियों की संरचना की। हमने संरचना का शुरुआत किया था कहाँ से, पर्णाधार से। पर्णाधार के बाद अनुपर्ण के बारे में बात की थी। कई बार ये छोटी छोटी जो संरचना आपको दिख रही है ये पूरी पत्ती के समान ही संरचना बना लेते हैं। जिनमें अनुपर्ण पाया जाता है उन्हें हम अनुपर्णी पत्ती कहते हैं। और दोस्तों अनुपर्णी जो पर्ण है उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है मटर, पाइसम सेटाइवम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ तक याद रखनी है। अच्छे से क्लियर है, डाउट वाली बात तो कोई होगी नहीं, 100% ना। ओके दोस्तों यहाँ तक नोट करिएगा प्लीज़। डर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक हो गई बात। तो दो चीज़ तो दोस्तों क्लियर हो गई। पहला अपना क्लियर हो गया पर्णाधार, ठीक है, और दूसरा हमने क्या पढ़ लिया, अनुपर्ण। अब तीसरी चीज़ पे आते थे, थोड़ा सा और आगे चलें। आगे क्या चीज़ है दोस्तों, उसका नाम है पर्णवृंत। दोस्तों पर्णवृंत क्या होता है? पर्णवृंत दोस्तों अगर देखा जाए तो ये वो भाग है जो पर्णाधार को पत्ती से जोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्णवृंत। दोस्तों जिसके अंदर पर्णवृंत पाया जाएगा उसे तो नो डाउट सही है वो तो, मगर जिनके अंदर पर्णवृंत नहीं पाया जाएगा उसे हम अवृंत भी बोल सकते हैं, यानी कि अवृंत, ठीक है, जिसके अंदर नहीं पाया जाएगा। आगे देखिएगा टॉपिक क्या है, टॉपिक है सी, जिसका नाम क्या है, पर्णवृंत। बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। दो नाम इसके और बताए थे, मीजोपोडियम और पिटियोल। सो आप मीजोपोडियम भी बोल सकते हैं इसको, और इसका एक नाम और होता है पिटियोल, ठीक है, पिटियोल। सबसे पहले वृंत के समान संरचना होती है, तभी तो इसको हम पर्णवृंत बोलते हैं। तो पहला पॉइंट, वृंत के समान संरचना। ठीक है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर किसी में पर्णवृंत नहीं पाया जाएगा तो उसे हम अवृंत भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास पर्णवृंत क्या है, अनुपस्थित, तो ऐसी पत्तियों को हम क्या बोल सकते हैं, अवृंत। ये वाली चीज प्लीज याद रखिएगा। कुछ पादप दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके अंदर पर्णवृंत ना वो फूल के बहुत ही बड़ा हो जाता है और पत्तियां छोटी हो जाती है। मतलब पता है कैसे, देखो ऐसे डायग्राम देखना, पहले डायग्राम फिर आगे का काम, कुछ इस प्रकार से। यानी कि अगर आप देखें तो मैं आपको बोल सकता हूं दोस्तों ये वाला जो भाग है ये तो कौन सा है, पर्णवृंत का, और ये वाला जो भाग है ना जो मैंने आगे हरा वाला बताया है दोस्तों ये है वो, ये वाला भाग कौन सा है, ये है पर्णफलक। इनकी पर्णफलक तो हो गया छोटा, पर्णफलक, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, कुछ पादपों में पर्णवृंत फूल जाता है, वह पर्णफलक सिकुड़ जाता है। उदाहरण क्या है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया,
सो उदाहरण याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया। अंडरलाइन कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि वैज्ञानिक नाम है, इनको अंडरलाइन करना आपको बनता है। दोस्तों एक बात देखो, बीच में मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ और समझा भी देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, हम ज़्यादातर जिस भी पादप के बारे में कभी भी लिखते हैं तो हम उसका वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उसका वैज्ञानिक नाम लिखें। जैसे आम का वैज्ञानिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। जैसे मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, बिल्कुल कई बार बोल दिया, पाइसम सटाइवम। मीठी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, लेथाइरस ओडोरेटस। सर्पगंधा का नाम क्या है, राउल्फिया सर्पेंटाइना, ठीक है। हल्दी का नाम क्या है, कुकुरकुमा लौंगा। तो कई सारे नाम आपके सामने हैं, मगर ये वैज्ञानिक नाम दोस्तों लिखे क्यों जाते हैं? दोस्तों वैज्ञानिक नाम को इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि हर एक कंट्री की लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है। भाषाएं जो है अलग अलग है, चाइना की अलग होगी, अमेरिका में अलग है, पुर्तगाल में अलग होगी, स्पेन में अलग है। अब दोस्तों अगर ऐसी जगह हो तो सब जगह किसी भी चीज़ को अगर हम नाम बोलें और लोकल नेम से हम उसे बताएं तो शायद हो सकता है कि कोई भी बंदा उसको नहीं समझ पाए। भैया आज मटर तो आप इंडिया में बोलते हो, मगर बाहर जाकर आप विदेश में जाकर मटर बोलोगे तो कोई नहीं समझ पाएगा उसको। बात सही है ना? वो क्या होगा, भैया मटर दे दो, वो कहेगा भैया पता नहीं क्या लेने आए, तो अजीब से ही बोल रहा है। तो सेम कंडीशन है, आप एक ऐसा नाम यूज़ करोगे जिस नाम को हर एक कंट्री यूज़ करती है। और वो कौन सा नाम है? वैज्ञानिक नाम। एक वैज्ञानिक था दोस्तों जिसका नाम था कैरोलस लिनियस। उन्होंने वैज्ञानिक नाम बोला, उन्होंने बोला पहला जो शब्द है ये वंश को बताता है और दूसरा शब्द किसको बताता है? जाति को। तो मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं लिख रहा हूँ, बट इतना याद रखिएगा, वंश और जाति को बताता है। या तो दोस्तों आप इसको तिरछा लिख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में केसिया को, मगर कुछ बच्चे तो लिखते ही तिरछा है, तो भैया गड़बड़ है। तो सबसे बढ़िया तरीका जो आप इसका कर सकते हो वो क्या? सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इस पर कर दो अंडरलाइन। तो अंडरलाइन आपने कर दी, इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका वैज्ञानिक नाम। अगली चीज़ दोस्तों, कई बार जो पर्णवृंत होते हैं प्रतान के रूप में बदल जाते हैं। उदाहरण याद रखिएगा, क्लीमेटिस, अब ऐसे लिख देता हूँ क्लीमेटिस। अब क्लीमेटिस हिंदी में लिखूंगा तो गड़बड़ लगेगी थोड़ी सी। और करना क्या है, देखो डायग्राम देखो, प्रतान आप जानते हो, स्प्रिंग बना दो, स्प्रिंग देखो, एरी स्प्रिंग, और इसके ऊपर आगे क्या लगा दो? पत्ती, ये लगा दी पत्ती। बस इतनी सी बात है, बताओ कोई दिक्कत किसी को? तो दोस्तों दूसरा टॉपिक हमारा क्लियर हुआ, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पर्णवृंत। तो हम लोगों ने अभी तक 3 टॉपिक क्लियर कर लिए, इसके 2 नहीं 3। पहले वो टॉपिक कौन सा था दोस्तों? वो टॉपिक था पर्णधार। पर्णधार के बाद हमने जो टॉपिक क्लियर किया वो टॉपिक कौन सा है? मैं देख नहीं रहा हूँ। वो टॉपिक कौन सा है पर्णधार के बाद? वो है ये वाला, जिसे हम बोलते हैं अनुपर्ण। और अनुपर्ण के बाद हम किसको क्लियर कर दिया? पर्णवृंत को। अब दोस्तों अगली चीज़ पे चलना है अपन को, और अगली चीज़ कौन सी है? अगली चीज़ अब यहाँ पे है जो है पत्तियों के मेन पर्णफलक के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। गॉट दिस? समझ में तो आ गई ना? बहुत ही बढ़िया, मज़े से समझते जाओ, टेंशन फ्री। नोट करो भाई, यहाँ तक सब कुछ चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठ गई तरीके से। जब तरीके से दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है तो हम ये बात तो अभी समझ चुके हैं कि जितनी भी चीज़ अभी तक हमने पढ़ी वो मेन पत्ती के पाग तो नहीं है, मतलब मेन पत्ती तो नहीं है वो। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने पत्ती जनरली देखी है हरे रंग की, तो अभी मैं उसी हरे रंग के जो भाग जो आप देखते हो ना उसके बारे में बात करूँगा। और इसे हम क्या बोलते हैं? पर्णफलक, लीफ लैमिना। एक वो चीज़ जिसके अंदर पर्णहरित उपस्थित होता है, एक वो जो ज़्यादातर हरे रंग का दिखता है, एक वो जो एक चौड़ा सा भाग दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसी पॉइंट को कंप्लीट करता हूँ और मैं लिखता हूँ कि पत्ती का जो चौड़ा भाग होगा उसे हम क्या बोलेंगे? पर्णफलक। और इसको एक नाम और बोलते हैं लीफ लैमिना। तो वो वाला नाम भी आप लोग याद रखिएगा, लीफ लैमिना। दोस्तों आप अगर देखें तो इस पर्णफलक के कुछ भाग होंगे, मतलब इसके पार्ट होंगे। कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा शीर्ष
आपको याद है हमने जब पत्ती बनाई थी तो उसमें एक शीर्ष बनाया था, दूसरा सतह, तीसरा जो था वो था किनारे, और दोस्तों जो चौथा है वो मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ एक और, जिसका नाम था शेप, यानी कि आकार। अब इस पांचवे को बिल्कुल ही अलग कलर से लिखता हूँ, क्योंकि मैं इसके बारे में आपको बोला भी था कि इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, शिराविन्यास। दोस्तों शिरा, शिरिकाएं और शिराएं, यानी कि अगर देखा जाए तो पत्तियों में जो जालिका रूपी जितना भी आपको भाग दिखता है ना, वो क्या है, वो है शिराविन्यास। तो अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, शिराविन्यास के बारे में। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो शिराविन्यास क्या होता है, तो हम बोलते हैं पर्ण में, या आप बोल सकते हो पर्ण फलक में शिरा व शिरिकाओं, डायग्राम देख लेना भाई जिसको दिक्कत हो, शिरा व शिरिकाओं का विन्यास क्या कहलाता है, शिराविन्यास कहलाता है। शिराविन्यास कहलाता है। शिराविन्यास दोस्तों वैसे तो अगर हम देखते हैं तो हम दो प्रकार के देखते हैं। कौन कौन से दोस्तों, दो प्रकार के शिराविन्यास आप लोग देखते हो। पहले तो इसको तो यहीं कर देते हैं। शिराविन्यास को हम आगे कितने भागों में बांट सकते हैं, दो। एक होता है समानांतर, समानांतर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। और दोस्तों एक होता है जालिका रूपी, इंग्लिश का नाम भी इसका याद रखिएगा, रेटिकुलेट। सही है दोस्तों। दोनों की अगर हम बात करें तो समानांतर और जालिका रूपी, इन दोनों में विशेषता क्या है, समानांतर आपको मिलेगा एक बीजपत्री में और जालिका रूपी आपको मिलेगा द्विबीजपत्री में। तो कहाँ मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा एक बीजपत्री और ये कहाँ मिलेगा, द्विबीजपत्री। दोस्तों मगर अगर हम बात करें तो एक बीजपत्री में एक अपवाद भी है जिसका नाम है स्माइलेक्स। स्माइलेक्स एक अपवाद है जिसके अंदर जालिका रूपी मिलता है। तो अगर हम समानांतर के अपवाद के बारे में बात करें, अपवाद, तो अपवाद क्या है इसका, स्माइलेक्स। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। बात सही है। ये तो किसका अपवाद हो गया, समानांतर का। दोस्तों वहीं अगर हम जालिका रूपी की बात करें तो इसका भी एक अपवाद आप लोगों के सामने है। और अपवाद कौन सा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों, इसका अपवाद है सिनोफाइलम। याद रखिएगा इसका क्या है, अपवाद। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको अपन दो भागों में ऐसे कर देते हैं। ये तो हो गया दोस्तों कौन सा, जालिका रूपी, और ये कौन सा हो गया, समानांतर। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है कैसी भी तो बता सकते हैं, इजी है, कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। दोस्तों समानांतर अगर देखें ना तो हम मिलता कैसे आपको समानांतर वो देखिए। अगर आपने कभी भी पत्तियों की संरचना देखी है, मान लो जैसे ये मैं एक पर्ण बना रहा हूँ ऐसे, और एक मैंने दोस्तों पर्ण बना दी ऐसे। अब इन दोनों में फ़र्क देखिएगा। अगर दोस्तों मैं पत्तियों की संरचना बनाता हूँ और पत्तियों की संरचना में मैंने ऐसे मध्यच्छेदा कर दी, दोस्तों समानांतर तो आपको ऐसे मिलेगी, ऐसे। जबकि जालिका रूपी आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। ये आपके पास कौन सी है, जालिका रूपी। तो आप दोनों का एग्जाम्पल देख रहे हो, समानांतर कैसी होती है और जालिका रूपी कैसी होती है। तो दोस्तों ये कौन सी है, समानांतर पर्ण, और ये कैसी है, जालिका रूपी।
मतलब आपने दो प्रकार के पर्णफलक के बारे में बात कर ली, एक समानांतर पर्णफलक कर लिया, एक जालिकारूपी कर लिया। बात क्लियर। अब दोस्तों अब देखो चैप्टर जो है ना उसके अंदर क्या है, विभाजन। मतलब मैं समझाता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है, जब हम कभी भी किसी भी चीज़ को बहुत ही डिटेल से पढ़ते हैं तो हम उसके अंदर क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब हम उसको बांट लेते हैं अलग अलग भागों में। अब जितने अलग अलग भागों में हम उसे बांटेंगे उतने अलग अलग भागों में समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। मैंने आपसे अभी भी ये बात कही थी कि इतना हमने मूल के अंदर और जड़ के अंदर नहीं किया था, मतलब मूल और तने के अंदर नहीं किया था जितना हम पत्ती के अंदर देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो तने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हो जाता है मूल, और दोस्तों उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, पर्ण। तो पत्तियाँ तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद भी करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के हिसाब से। और जैसे जैसे मैं बताई जा रहा हूँ ऐसे ऐसे ही आप एक डायग्राम बना लें, ईजी हो जाएगा भाई, याद करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। और जब दिक्कत नहीं आएगी तो टेंशन फ्री रहोगे, ठीक है। फिर कहोगे सर बल्ले बल्ले हो गई सर, मज़ा ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर हम समानांतर की बात करें, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख लिया, तो इस समानांतर को हम आगे जाके कितने भागों में बांट देते हैं, दो भागों में। दोस्तों अगर शिरा एक होगी तो उसे हम बोलेंगे एक शिरीय, और अगर शिराएं एक से ज़्यादा होगी तो उसे हम बोलेंगे बहुशिरीय। तो दो कौन कौन से हो गए दोस्तों, दो हो गए। एक तो हो गया एक शिरीय, जिसके अंदर एक ही शिरा उपस्थित है, और एक क्या हो गया दोस्तों, एक हो गया बहुशिरीय। ठीक है भाई, एक शिरा का मतलब एक ही शिरा उपस्थित है, तो ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं, इसमें लिख भी देता हूं एक शिरा उपस्थित, और इसमें एक से अधिक। एक से अधिक शिरा क्या होती है, उपस्थित होती है। बात क्लियर है अच्छे से, ठीक है भाई। अब आगे देखो दोस्तों, एक शिरीय को आप बोल देते हो कि उदाहरण, जैसे क्या हो गया, केला। बात सही है। बनाना, इंग्लिश भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम घर में बोलते ही होंगे बनाना खाना है मुझे, तो दोस्तों इसे हम बोलते हैं केला। बहुशिरीय की अगर मैं बात करूं तो देखो, बहुशिरीय को हम आगे ले जाके दोस्तों दो भागों में बांट देंगे। तो मैं ऐसे कर देता हूं, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो। दोस्तों एक तो होगा अपसारी और एक होगा अभिसारी। सो थोड़ा सा इसको ऊपर ही रख लेते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ थोड़ा सा स्थान अपने पास कम है। सो ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है भाई। तो एक तो क्या हो गया, एक तो हो गया अपसारी, और एक हो गया अभिसारी। दोस्तों अपसारी का उदाहरण याद रखिएगा, पाम, और अपसारी का याद रखिएगा, अभिसारी का गेहूं। अब जरा मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना देता हूं तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अपसारी और अभिसारी क्या है। दोस्तों अपसारी में आप लोग कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, देखिएगा। दोस्तों अगर आप देखते हैं तो शीर्ष पर ये फैली हुई है, देख रहे हैं शीर्ष पर शिराएं क्या है, फैली हुई। तो आप लिख सकते हैं शीर्ष पर फैली हुई। जबकि दोस्तों गेहूं में अगर आप देखोगे तो आप देखोगे शीर्ष पर फैली हुई नहीं है, शीर्ष पर सिकुड़ी हुई है या एकत्रित है। ठीक है दोस्तों, अगला कौन सा आ जाता है अपने पास, अगला आ जाता है जालिका रूपी। जालिका रूपी भी दो प्रकार का होता है, या तो वो एक शिरीय होगा या वो बहुशिरीय होगा। तो आइए जरा जालिका रूपी की बात कर लेते हैं। या तो क्या होगा, एक शिरीय या फिर बहु शिरीय। दोस्तों एक शिरा में मुख्य शिरा एक ही होगी, उदाहरण याद रखिएगा, पीपल और बरगद। और दोस्तों बहुशिरीय है ना, वो कुछ होगा अपसारी प्रकार का,
और उदाहरण दोस्तों इंपॉर्टेंट है कुकुरबिटा। और अगर वो अभिसारी प्रकार का है तो एक उदाहरण उसका भी हो जाएगा बेर। दोस्तों अगर आप ध्यान से यहाँ पे देख रहे होंगे ना, तो आपको एक चीज़ का तो पता लगेगा, आपको एक चीज़ का ये पता लगेगा कि यहाँ पर केवल हमने अलग अलग प्रकार की चीज़ों में इन्हें केवल विभक्ति किया है और कुछ भी नहीं। मतलब क्लासिफिकेशन और वर्गीकरण की बात तो ठीक है, मगर वर्गीकरण भी केवल उदाहरण के लिए किया है हमने, एक ऐसी चीज़ की उदाहरण के द्वारा हम अलग अलग चीज़ों का अलग अलग तरीके से वर्गीकरण कर सकें, वो बहुत ज़रूरी है। भाई अगर हम पर्ण की संरचना बनाते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें पर्ण के बारे में, सब कुछ चीज़ों के बारे में ज्ञान हो, नॉलेज हो, वो तो बहुत सही है। तो अब ज़रा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दोस्तों हम लोगों ने जब पूरी की पूरी चीज़ें पढ़ी तो हम लोगों ने ये चीज़ देख ली कि जो पत्तियाँ हैं वो पत्तियों में क्या क्या चीज़ किस किस तरीके से कार्य कर रही है। ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, उतना करो जितना खोपड़ी में अच्छे से बैठ जाए। आज के लिए एग्जाम्पल बहुत हो गए, अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर और अभी तक आज के लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए हैं और सब एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल वो हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, क्वेश्चन कहेगा भैया ले रहा है क्या मुझे, 4 नंबर हूँ मैं, तुम कहोगे मेरे को एग्जाम्पल ही याद नहीं है, तो 4 नंबर चले जाएंगे। क्यों छोड़ने भैया 4 नंबर, 1 नंबर भी नहीं छोड़ना। कहता भैया यहाँ हमारे पास आ, कहाँ जा रहा है तू, कहीं नहीं जा सकता, बस सीधी सी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे पर्णफलक के बारे में। जो पर्णफलक है वो पत्ती का सबसे चौड़ा भाग होता है, जैसा कि हमने देखा। डायग्राम आपने बना रखा है, मैंने डिलीट कर दिया है उसको, कंट्रोल जेड वाला ऑप्शन नहीं है भैया, कंप्यूटर थोड़ी है, तो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। पत्ती में सबसे चौड़ा भाग होगा, कई सारे भागों में हम इसको बांट देते हैं, शीर्ष, किनारे, सतह और आकार। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आज बात करेंगे वो है शिरा विन्यास। शिरा विन्यास क्या होता है? पर्णफलक में जो शिरा और शिरिकाएं होता है, शिरा और शिरिकाएं दोनों चीज़ आपने देख ली। पर्णफलक में जो शिरा और शिरिकाएं होती है, आप कोई भी बाहर से पत्ती लेके आना, उसमें देखना धारी धारी सी दिख रही है, यही तो शिरा और शिरिकाएं हैं और कुछ नहीं। धारी देखना, उसमें पता लग जाएगा तुम्हें। जैसे तुम्हारे यहाँ पे धारियाँ धारियाँ रहती है ना, शरीर में पूरे के पूरे शरीर में रुधिर वाहिनियों का इधर से उधर से जाल बिछा रहता है, ऐसी जाल है ये, जाल ही मान लो आप तो। ठीक है, अब 2 प्रकार का होता है दोस्तों ये, एक होता है समानांतर और एक होता है जालिका रूपी। जली का नहीं दोस्तों, जाली का ये है ना, ये कई बार एक एक रह जाती है, जालिका रूपी। चलो समानांतर दोस्तों ऐसे हो गया। जालिका रूपी देखो, ये जालिका के रूप में दिख रहा है, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ये घास है, घास जो बाहर आपके घास उग रही है वो वाली, ये पीपल का पेड़ वगैरह, बरगद के पेड़ वगैरह की वो ये है। आगे चलते हैं। समानांतर में एक अपवाद आप लोग याद रखिएगा जिसका नाम है स्माइलेक्स, जबकि वहीं पे अगर मैं जालिका रूपी की बात करूं तो द्विबीजपत्री में एक अपवाद याद रखिएगा जिसका नाम है कैलोफाइलम। समानांतर को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक शिरीय और बहुशिरीय। एक शिरीय मतलब एक ही बड़ी शिरा होगी। उदाहरण याद रखिएगा केला। अब केला तो जनरली घरों के आसपास मिल जाता है, कोई ना कोई पेड़ होता है, केले की पूजा भी की जाती है, उसका अपने आप में उपयोग भी बहुत है। तो केला भैया एक बार देख लेना, केले की पत्ती देख लेना और बता देना मुझे हर्षित सर आपने सही बोला था, एक शिरीय है वो। बहुशिरीय की अगर हम बात करें तो एक से अधिक होगी। 2 प्रकार की होगी दोस्तों, एक होगी जो ऊपर से फैली हुई होगी और एक होगी जो ऊपर से फैली हुई नहीं, ऊपर से एकत्रित होगी। जो ऊपर से फैली हुई है उसे हम बोलेंगे अपसारी, जो ऊपर एकत्रित है उसे हम बोलेंगे अभिसारी। अभिसारी का उदाहरण हो गया गेहूं, जबकि अपसारी का उदाहरण क्या हो गया? पाम का वृक्ष, पाम ट्री। बात सही है, आगे चले। जालिका रूपी की अगर हम बात करें तो जालिका रूपी भी आपके पास अब 2 प्रकार के आप कर सकते हो, वही एक शिरीय और बहुशिरीय। एक शिरीय में आपको पता है शिरा एक ही होगी, मुख्य शिरा एक होगी। बहुशिरीय में मुख्य शिरा एक से अधिक होगी। बात सही है, मैंने लिखा नहीं है तो आप लोग लिख लीजिएगा। बहुशिरीय, एक शिरीय के एग्जाम्पल याद रखिएगा पीपल और बरगद, और बहुशिरीय के एग्जाम्पल याद रखिएगा अपसारी। अपसारी का एग्जाम्पल है कुकुरबिटा और अभिसारी का एग्जाम्पल है बेर। दोस्तों मैं एक बात आपको देखो यहाँ तक बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि इस चैप्टर में क्या इतने सारे एग्जाम्पल याद करने ज़रूरी हैं? दोस्तों बिल्कुल। कई बार होता है ना कि हम चीज़ों की महत्ता और इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। ये इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की कि आप लोग जब समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप लोग किस तरीके से एग्ज़ाम के क्वेश्चन इससे सॉर्ट आउट भी करते हैं।
ठीक है। आप लोग मेरे से कई बार बोलते भी हो कि सर जो क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस कर लिया करो, एंड वाले लेक्चर में मैं लगभग डिस्कस कर ही लेता हूँ आपसे। तो जैसे ही एंड वाले लेक्चर होगा तभी हम ये सबके सब डिस्कस कर लेंगे। अभी तो आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर्षित सर के साथ बायोलॉजी के लेक्चर डेली लेते रहिए। पढ़ते रहो भाई, टेंशन फ्री रहो, हम है तो क्या गम है, ठीक है भाई। ओके, डन 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 डन, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अब अगले से लेक्चर में, आग लगा देंगे अपन, बस साथ रहना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।